सुस्वागतम दोस्तों। डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और इस बार हम चर्चा करेंगे मनोव्याधि मनोविज्ञान का व्यवहार मॉडल। इससे पहले कि हम व्यवहार मॉडल को एक्सप्लेन करना शुरू करें, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मनोव्याधि मनोविज्ञान होता क्या है। यह विज्ञान की वो शाखा है जिसमें मानसिक विकारों का अध्ययन तो किया ही जाता है, साथ साथ में उनका निदान डायग्नोसिस भी किया जाता है। इसमें ये जानने की कोशिश की जाती है कि किसी व्यक्ति को कौन सा मानसिक विकार है और कौन कौन से कारण हैं जिन्होंने इस मानसिक विकार को उत्पन्न किया है या उत्पन्न करने का वो कारण बने हैं। इस मॉडल का एक सेंट्रल थीम है, यानी एक धुरी है जिसके इर्द गिर्द ये मॉडल घूमता है। अधिगम, यूं कह लीजिए कि व्यवहारवाद जिस नींव पर खड़ा है वो अधिगम ही है, लर्निंग ही है। ये मॉडल ये मानता है कि अगर व्यक्ति का अधिगम किसी प्रकार से अनुचित है या दोषपूर्ण है या उसका जो व्यवहार है वो कुअनुकूलित है, कुअनुकूलित मतलब माल अडेप्टिव, तो व्यक्ति के अंदर मानसिक विकार उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। जो मुख्य बिंदु है इस मॉडल का वो है दोषपूर्ण अधिगम, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, बाल्य अवस्था में हो, शैशवावस्था में हो, वयस्क अवस्था में हो, कहीं पर भी हो। अगर अधिगम दोषपूर्ण है तो ये मॉडल मानता है कि व्यक्ति के अंदर मानसिक विकार उत्पन्न होंगे ही, या अपोजिट इसका लीजिए कि किसी व्यक्ति में अगर मानसिक विकार हैं, कोई साइकोलॉजिकल बीमारी उसको है, तो उसके दोषपूर्ण अधिगम के कारण ये बीमारी है। ये इस मॉडल की मुख्य अवधारणा है। जब इस मॉडल को हमें समझना है, जानना है, तो हम थोड़ा पीछे जाते हैं, क्रोनोलॉजी समझते हैं कि किस प्रकार से इस मॉडल की उत्पत्ति हुई। दूसरे शब्दों में समझ लीजिए कि किस प्रकार से व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई और कौन कौन थे वो जनक जिन्होंने इसमें योगदान दिया। शुरुआत करते हैं इवान पावलोव से। वो रशियन शरीर विज्ञानी थे। कुत्तों पे एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे, तो एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने एक नई अवधारणा की खोज की जिसे प्राचीनतम अनुबंधन कहा गया, क्लासिकल कंडीशनिंग कही गई। याद ना वो घंटी और मीट का पाउडर। उसके बाद आए जेबी वॉटसन। उन्होंने क्या किया, एक बड़ा फेमस प्रयोग रहा उनके जीवन काल का जिसे हम लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। अरे एक छोटा बच्चा था अल्बर्ट, तो उसको लिटिल बोल दिया उन्होंने, उस पर उन्होंने प्रयोग किया। उसके बाद आए ईएल थॉर्नडाइक जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग करके दिखाया। याद है ना वो बिल्ली पिंजरे में बंद और बाहर मछली रखी, वो एक्सपेरिमेंट। फिर बीएफ स्किनर, जिन्हें तो एक कट्टर व्यवहारवादी के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने एक नई अवधारणा पेश की जिसे हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन या नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से जानते हैं। हर अंग्रेजी में इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग उसको हम कहते हैं। रोग संबंधी समस्याएं, होता क्या है कि जब व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है तो वो विकार क्यों उत्पन्न हुआ, ये जानने के लिए हर मनशास्त्री ने अपने अपने प्रयोग
और अपने अपने सिद्धांत के अनुसार कुछ अवधारणाएं सुझाई है। जैसे पावलोव साहब कहते हैं कि एक प्रयोगात्मक न्यूरोसिस जीव में जन्म लेता है। जैसे कुत्ते वो प्रयोग कर रहे थे, कई बार उस पर प्रयोग करने से क्या होगा, कुत्ता एक तरह से न्यूरोटिक बिहेवियर करने लगा, फालतू में भौंकने लगता, उस हार्नेस में जिसमें बांधा हुआ था उससे निकलने की कोशिश करने लगता। तो उस व्यवहार को पावलोव साहब ने मानव के साथ जोड़कर यह बताया है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां, और वो भी वो ऐसी चुनौतियां जिसके ऊपर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो चुनौतियां व्यक्ति के अंदर एक न्यूरोसिस पैदा कर देती है। हालांकि अगर हम इसको सही से देखें तो चुनौतियां पैदा नहीं करती हैं, उन चुनौतियों के प्रति किया गया हमारा व्यवहार या प्रतिक्रिया व्यक्ति में वो न्यूरोसिस पैदा करती है, एक प्रकार की कठोर दुश्चिंता पैदा कर देती है, और कई बार वो दुश्चिंता व्यक्ति को मानसिक विकारों की ओर ले जाती है। इसके आधार पर पावलोव साहब ने व्यक्तियों को दो प्रकार का बताया है, कलात्मक और चिंतनशील। जो कलात्मक होते हैं उनको कमोबेश आप एक्सट्रोवर्ट मान सकते हैं, जो बहुत ज्यादा बातचीत करने में भरोसा रखते हैं, और जो भारी उद्दीपक होते हैं इन्वायरमेंटल, उनके प्रति वो जो प्रतिक्रिया करते हैं बहुत तेजी से करते हैं, जल्दी रिस्पॉन्ड वो करते हैं, वो जवाब देने की कोशिश करते रहते हैं, अर्थात बहुत ही ज्यादा वो एक्टिव होते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति ज्यादातर मैनिया या उन्माद कह सकते हैं हम, या उनमें इस प्रकार के मानसिक विकार उत्पन्न होने की संभावना ज्यादा रहती है। दूसरे प्रकार के हैं चिंतनशील। इनको हम कमोबेश एक इंट्रोवर्ट टाइप का अंतर्मुखी प्रकार के व्यक्तित्व के अंतर्गत रख सकते हैं। बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत ही चिंतनशील होते हैं, अपने आप में खोया रहना इन्हें बहुत पसंद होता है, बहुत ज्यादा ये दोस्त नहीं बनाते हैं, लेकिन जो मौखिक रूप से उद्दीपक इन्हें मिलते हैं उनके प्रति ये बड़े संवेदनशील होते हैं और बड़ा जल्दी ही प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर मनोविदलता, अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से ग्रसित पाए जाते हैं, या इन लोगों में ओसीडी और स्किज़ोफ्रेनिक होने की प्रबलता अधिक होती है। दूसरी बात इसमें आती है तर्कहीन भय और सामान्यीकरण। तर्कहीन भय क्या होता है? इरेशनल फियर और जनरलाइजेशन। जेबी वाटसन ने लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये दिखाया था, और उन्होंने कहा था कि अगर मनःशास्त्र को एक वैज्ञानिक शास्त्र बनना है तो उसे केवल उन्हीं व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली, जिन्हें साइंटिफिक रूप से प्रूव किया जा सकता है। और ये उन्होंने करके भी दिखाया। उस प्रयोग के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से सामान्यीकरण और दूसरे प्रकार के व्यवहार व्यक्ति के अंदर असामान्य व्यवहार को जन्म दे सकते हैं। बात वही आ गई कि वो ये कह रहे हैं अगर अधिगम या लर्निंग कहीं पर दोषपूर्ण हुई तो उसका परिणाम दूसरे उद्दीपक या दूसरी घटनाओं पर भी पड़ सकता है, और व्यक्ति ऐसी स्थिति में सामान्यीकरण का सहारा लेता है, और जिसका परिणाम ये होता है कि कई बार मानसिक विकार उत्पन्न होने लगते हैं।
इन्हीं के बिल्कुल अपोजिट मैरी कवर जोन्स ने बताया है कि अतार्किक भय को कैसे दूर किया जा सकता है। उन्होंने बताया है कि अगर हम नकारात्मक प्रवृत्ति जो हमारे अंदर होती है और सकारात्मक प्रवृत्ति वो भी हमारे अंदर होती है, उसके बीच में अगर हम संतुलन बनाने में कामयाब रहते हैं तो हम अपने अंदर तर्कहीन भय को उपजने नहीं देंगे, या अगर हमारे अंदर है तो वो समाप्त हो जाएगा। और इस बात को उन्होंने लिटिल अल्बर्ट पर रिवर्स एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि किस प्रकार से वो बच्चा डरने लगता है, उस भय को वो समाप्त करने में सफल रही। पुरस्कार और दंड। ईएल थॉर्नडाइक उन्होंने एक नियम दिया, इसको हम प्रभाव का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट। अर्थात पुरस्कार का और दंड का व्यक्ति के व्यवहार पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। दंड से भी अधिगम होता है और पुरस्कार से भी अधिगम होता है। और वो अधिगम अगर कहीं पर दोषपूर्ण है तो दंड से भी और पुरस्कार से भी व्यक्ति के अंदर मानसिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। फिर आए कट्टर व्यवहारवादी प्रोफेसर बीएफ स्किनर। वो कहते हैं उद्दीपक व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रण करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। हम किसी के व्यवहार को उद्दीपक के माध्यम से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, ये बात प्रोफेसर स्किनर कहा करते थे। अगर हम उद्दीपक दें और उसमें अगर परिवर्तन कर दें, स्किनर साहब कहते थे कि हम उस व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करने में सफल हो पाएंगे और साथ साथ में उसके व्यवहार को हम नियंत्रण भी कर पाएंगे। तो इसका साइकोपैथोलॉजी से संबंध क्या हुआ? इसका संबंध यह हुआ कि हम उद्दीपक के माध्यम से व्यक्ति के अंदर उत्पन्न मानसिक विकारों को कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। और दूसरी दृष्टि से इसको आप देखिए कि जिस व्यक्ति के अंदर मानसिक विकार उत्पन्न हो रखे हैं, स्किनर साहब ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई बाहरी उद्दीपक इस बात के लिए जिम्मेदार है। अब हम कुछ उन अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हैं जो व्यवहारवादियों ने दी हैं और जिसका मनोव्याधि मनोविज्ञान में काफी महत्वपूर्ण रोल है। सबसे पहली बात है सामान्यकरण। सामान्यकरण का अर्थ यहां पर यह है कि व्यक्ति पहले से जो सीखी गई बातें हैं या उसके अनुभव कह लीजिए, उनका वो प्रयोग करता है नई चुनौतियों से, नई समस्याओं से निपटने में। ये सामान्य सी बात है। लेकिन अगर पुराना अनुभव नई चुनौतियों से निपटने में सहायक नहीं होता है तो व्यक्ति परेशान होने लगता है और असामान्य व्यवहार करने लगता है। जैसे हिंदी में अपने कहावत है, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। गर्म दूध पी रहे हो, जीभ जल गई आपकी, तो जब उसको उसी गिलास में लस्सी डाल के दी जाएगी तो वो भी सफेद है, दूध भी सफेद था, तो इस बार वो लगेगा, उसको भी वो अनुभव करेगा कि कभी मेरा मुंह ना जल जाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है, छाछ को भी अगर फूंक मार मार के पिएगा तो सामने वाले को वो व्यवहार असामान्य लगेगा और है भी असामान्य। ऐसा उसने सामान्यकरण की अवधारणा के तहत किया है। दूसरी जो मुख्य अवधारणा है विभेदन, डिस्क्रिमिनेशन। विभेदन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और हमारे जिंदा रहने में उसका बड़ा योगदान है कि दो उद्दीपकों के बीच में अंतर करने की कला। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, जहरीले और बिना जहरीले सांप के बीच में अंतर करना। सामान्य से रूप से देखो, आप रोड पे जा रहे हो, आप पता चल जाएगा कि ये ट्रक सामने से आ रहा है वो बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा है या मेरी तरफ आ रहा है।
तो उन दोनों के बीच में अंतर करने की जो कला है, जो दक्षता है, वो हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति किसी कारणवश उन दो उद्दीपकों के बीच विभेदन ना कर पाए, डिस्क्रिमिनेट ना कर पाए, तो वो हमारे लिए समस्या का कारण बन सकता है, बन ही जाएगा। और ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति का व्यवहार होगा वो असामान्य होगा। और एक खास बात रिसर्च से पता चली है कि जो किशोर होते हैं वो ज्यादातर इस पचड़े में फंसते हैं। वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और जिम्मेदारी से परिपूर्ण व्यवहार के बीच अंतर करने में बहुत बार विफल हो जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि किशोर दुनिया में सबसे ज्यादा बदनाम है ऐसी स्थिति के लिए। उनकी प्रवृत्ति इस प्रकार की हो जाती है, या किशोरों में विभेदन से संबंधित समस्याएं ज्यादा पाई जाती है। क्यों, इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। फिर है प्रतिरूपण मॉडलिंग, आकार देने की प्रक्रिया और अधिगमित प्रणोद, लर्न ड्राइव्स, ये तीन चीजें। अब प्रतिरूपण क्या है भाई? किसी व्यक्ति को देखकर उसके व्यवहार का अवलोकन करके वैसा ही व्यवहार करने लगना, आपकी भाषा में कहूं नकल करना। अगर रोल मॉडल हमारे दोषपूर्ण हैं तो व्यवहार भी दोषपूर्ण ही होगा। परिवार में कलह है, लड़ाई झगड़ा है, तो बच्चे देखकर सीखते हैं और वो क्या सोचेंगे कि जीवन के हर पहलू पर, दुनिया के हर परिवार में ऐसा ही होता है, ये तो सामान्य बात है। तो वो उस प्रकार के व्यवहार को सीख लेते हैं और जिसके कारण से जब वो ऐसा व्यवहार करते हैं तो असामान्य होता है। और कमाल की बात यह है कि आजकल के जो रोल मॉडल हैं बच्चों के, वो तो सीधे बॉलीवुड से आते हैं। फटी हुई जीन्स पहनना, बालों का कटिंग इस प्रकार से करना, जब पुराने जमाने पर गधों पर, खच्चरों की, भेड़ों की, बकरियों की, घोड़ों की कटिंग की जाती थी, आजकल उसको बड़े शान मानते हैं, क्योंकि वो जो रोल मॉडल है वो नशेड़ी है। उन्हें तो नाच गा के पैसा कमाना है और उसका सीधा का सीधा प्रभाव हमारे किशोरों में पड़ रहा है। फटे हुए कपड़ों को शान से पहनना, पता नहीं क्या 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 कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं समाज में अव्यवस्था। मनोविज्ञानी और खास करके मैं इस बात को मानता हूं कि इसका पूरा पूरा श्रेय जाता है उन नाच गाने वाले नशेड़ियों को, जिन्होंने हमारे किशोरों को बर्बाद किया है। असल जीवन में हो सकता है ऐसा ना करते हो, पर्दे पे वो करते हैं, बच्चे उनको प्रतिरूपण करते हैं और परिणाम उनका समाज पर नकारात्मक आता है। फिर है जी आकार देना, शेपिंग, कि धीरे धीरे करके आप जिस व्यक्ति से जो व्यवहार करवाना चाहते हो वैसे व्यवहार के लिए उसे तैयार करना, जिसको अंग्रेजी में हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। अगर इसी प्रक्रिया को नकारात्मक रूप में इसका प्रयोग किया जाए, जैसे कि सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, उनको भी वो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन शेपिंग के आधार पर इस प्रकार वो तैयार कर देते हैं। ऐसे वो सपने दिखाते हैं कि मरने के बाद आपको बेहतर हुरें मिलेंगी, इस प्रकार से वो सपने दिखाते हैं। उनके व्यवहार को वो शेप करते हैं कि वो बिना सोचे समझे स्वयं को उड़ा लेते हैं। तीसरी बात है अधिगमित प्रणोद, लर्न्ड ड्राइव्स। जो ये प्रणोद होते हैं, ड्राइव्स होते हैं, ये जो हमारे प्राइमरी अभिप्रेरणाएं होती हैं, उन्हीं का विस्तार है, उन्हीं का एक्सटेंशन है। अभी होते क्यों हैं? क्योंकि इंसान को संतुष्टि चाहिए होती है, और जब संतुष्टि की उपलब्धता के लिए व्यक्ति इन प्रणोद को सीखता है और फिर उनके अनुरूप व्यवहार करता है। यहीं पर अगर उनको संतुष्टि किसी को दूसरे को तंग करके, परेशान करके, सैडिस्टिक व्यवहार करके मिले, तो क्या होगा, जो उसके सीखे हुए प्रणोद होंगे वो उसे नकारात्मकता की ओर लेके जाएंगे और वो क्या होगा, एक असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करने लगेगा। चलिए अब पूरे इस मॉडल को संक्षेप में
थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहली बात, आवश्यक अनुकूली व्यवहार सीखने में विफलता के कारण व्यक्ति असामान्य व्यवहार करने लगता है कि जो बिहेवियर अनुकूलन के लिए किया जाए और उसमें वो सही से उसको सीख नहीं पाता है तो व्यक्ति असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। दूसरी बात, जो प्रतिक्रियाएं होती हैं किसी उद्दीपक के प्रति, घटना के प्रति, स्थिति के प्रति, वो प्रतिक्रियाएं अगर अनुचित हैं, स्थिति के अनुसार सही नहीं है, तो व्यक्ति असामान्यता की ओर बढ़ने लगता है। फिर बात आती है कि जीवन में व्यक्ति को समस्याएं और चुनौतियां मिलती रहती हैं। अगर वो चुनौतियां या वो समस्याएं व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हैं, आप कुछ नहीं कर सकते उनके बारे में, तो उसके कारण उत्पन्न जो दबाव है, स्ट्रेस है, वो भी व्यक्ति को असामान्य व्यवहार की ओर धकेलने लगता है। आप जा रहे हो, आपका बाइक पंचर हो गया, अरे आपके कंट्रोल से बाहर है, या कोई जीवन में ऐसी चुनौती आ गई जो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, उसके कारण से स्ट्रेस उत्पन्न होगा, वो व्यक्ति को असामान्यता की ओर ले जाएगा। फिर मैंने बात की अनुपयुक्त रोल मॉडल, देखकर सीखने वाली बात है। अगर आप नाचने गाने वाले भांडों को अपना रोल मॉडल बनाओगे तो आप भी भांड ही बनोगे, आप भी नशेड़ी ही बनोगे। समाज में आपका बहुत बड़ा कोई योगदान नहीं होगा और ना ही राष्ट्र निर्माण में। तो जैसा देखकर आप सीखोगे वैसा ही तो व्यवहार करोगे। राजी हो रहा है? अगली बात आती है संवेगात्मक आघात, एक ऐसा घाव व्यक्ति के मानसिक पटल पर लगना जिसे मिटाना काफी मुश्किल हो। जैसे टेररिस्ट अटैक, भारत में कितने सारे टेररिस्ट अटैक हुए, कितने परिवार बर्बाद हो गए, कितने बच्चे अनाथ हुए और उन बच्चों ने अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा। एक खास समुदाय के लोग इस आतंकवाद की जड़ है, उन्हें चैन से जीना नहीं आता है। अब जिस बच्चे ने अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा है, क्या उस आघात को वो जीवन भर भुला पाएगा? और वही आघात उसे मानसिक परेशानियों की ओर लेता हुआ चला जाएगा। या तो व्यक्ति विक्टर फ्रैंकल जितना मानसिक रूप से मजबूत हो, जिसने जीवन की गहरी से गहरी निराशाओं के बीच से भी आशा के फूल खिलाना सीखा। ऐसे सदियों में कोई एक होता है। तो दोस्तों, इस आतंकवाद का आप विरोध कीजिए, क्योंकि ये मानवता के प्रति एक जघन्य अपराध है। अंतिम बात करते हैं, गलत उद्देश्यों के लिए शेपिंग के माध्यम से, आकार देने के माध्यम से व्यक्तियों को नकारात्मक व्यवहार को विकसित करना, असामान्यता ही वो सुसाइड बॉम्बर की मैंने बात की थी। मतलब उनको ऐसे सपने दिखाए जाते हैं, ऐसी बातें उनको बताई जाती हैं जो कभी संभव नहीं है। उसके माध्यम से धीरे धीरे उनको इस प्रकार से मानसिक रूप से तैयार कर दिया जाता है कि वो सब कुछ भूल करके अपना तो सत्यानाश करते ही हैं, समाज का, समुदाय का, राष्ट्र का भी, और मानवता के पटल पर वो एक बहुत ही गहरे कलंक होते हैं। दोस्तों, ये था मनोव्याधि मनोविज्ञान का व्यवहारिक मॉडल। इसके बारे में अगर आपको गहराई से जानना है तो जो मैंने संदर्भ दिए हैं उनको आप जरूर देखिए। मेरे कंटेंट और प्रेजेंटेशन स्टाइल अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो के बारे में आप औरों को बता सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई कमी लगती है, कोई आपकी जिज्ञासा है, कोई आपका प्रश्न है, तो आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पर डाले हुए हैं, उनके माध्यम से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है vermasujit@yahoo.com।
और दोस्तों अगली परिचर्चा देखना ना भूलें, जो कि मनोव्याधि मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक मॉडल पर आधारित होगी। आप अपने सुझाव, अपने क्रिटिकल कमेंट्स मुझे जरूर भेजें, मुझे उनका बेसब्री से इंतजार रहता है।